Hello students, I am Dr. Seema Mishra from Dr. Viren Swarup Institute of Professional Studies। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत काउंसलर के बारे में बताऊंगी कि काउंसलर कौन होता है, किसे कहते हैं, इसकी नेचर कैसी होती है, एक्सेट्रा। तो जो काउंसलर होता है, अगर देखा जाए जो काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें काउंसलर की एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होती है, एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। काउंसलर जो होता है उसकी जो नॉलेज होती है, उसकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, उसकी जो ट्रेनिंग होती है या उसकी जो उसका डिवोशन होता है, ये सब या जिसको कह सकते हैं कि उसका जो दृष्टिकोण है, उसका व्यू ऑफ पॉइंट जो है, उसके इन चीज़ों पर पूरी काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो डिपेंड करती है। तो हम जानेंगे कि काउंसलर जो है किसको कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ली फेवर द टर्म काउंसलर और टीचर काउंसलर विल बी यूज्ड interchangeably with specialist, but with this distinction: a counselor will be who devotes half or more of his time to guidance. A teacher counselor, one who had been relieved at least one class for guidance work, but who will not denote as much as half time to counseling. इसका मतलब ये है कि जो अगर देखा जाए तो जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए जो इंटरचेंजेबली यानी कि जो आदान प्रदान है उसके बेस पर काउंसली या क्लाइंट एंड जो टीचर काउंसली जो वर्ड है उसको यूज़ किया जाएगा। बट कुछ जो चेंज है या जो डिफरेंस है उसके साथ एक काउंसली या क्लाइंट वह पर्सन है, वो व्यक्ति है जो अपने आधे यानी कि हाफ या उससे अधिक समय का जो टाइम का यूज़ है वो गाइडेंस वर्क के लिए करता है। एक टीचर काउंसलर उसको कहते हैं जिसे गाइडेंस वर्क के लिए कम से कम एक क्लास के वर्क से उसको फ्री किया जाए, लेकिन जो अपने पूरे समय के आधे टाइम का यूज़ क्लाइंट के लिए ना करे, उसको काउंसलर कहा है ली फेवर ने। तो ये काउंसलर किसको कहेंगे, ये चीज़ बात सामने आई। अब आते हैं कि इथिकल प्रिंसिपल फॉर काउंसलर, यानी कि जो परामर्शदाता होता है उसके लिए कौन से नैतिक सिद्धांत होते हैं। तो अगर देखा जाए जो कोई भी काउंसलर हो, कोई भी परामर्शदाता हो, उसको कुछ एथिकल प्रिंसिपल जो होते हैं उसका पालन करना, उसको यूज़ करना, उस पर चलना उसके लिए ज़रूरी होता है। तो इन सिद्धांत या जो इथिकल प्रिंसिपल बताने जा रहे हैं वो ईसी रोएबर ने बताए हुए हैं कि डिसिप्लिन में रह करके इन प्रिंसिपल्स को पर चलना चाहिए या पालन करना चाहिए एक काउंसलर को। क्या क्या पालन करना चाहिए? एक तो डिवोशन यानी कि जिसको कहेंगे हिंदी में निष्ठा, यानी कि जो परामर्शदाता होता है या जो काउंसलर होता है उसको निष्ठावान होना चाहिए। उसका अगर देखा जाए तो काउंसलर की जो निष्ठा का जो एक सीक्वेंस होता है वो इस प्रकार होता है। यह प्राइमरी रूप से अपने जो क्लाइंट है उसके प्रति एक उत्तरदायी होता है, यानी कि उसकी जवाबदेही होती है उसकी, और काउंसलर अपने स्कूल एवं सोसाइटी के प्रति भी जवाब तलब होता है। काउंसलर जो होता है या परामर्शदाता जो होता है वो समाज की, सोसाइटी की एक संस्था के रूप में अदर संस्थाओं की अपेक्षा स्कूल को प्राथमिकता ज़्यादा देता है कि भाई स्कूल जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, स्कूल के प्रति उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके नैतिक कर्तव्य हैं, तो उसके प्रति वो ज़्यादा निष्ठावान होता है। सेकंड है एथिकल प्रिंसिपल सेक्रेसी, यानी कि जिसको कहेंगे प्राइवेसी या गोपनीयता भी बोल सकते हैं।
तो काउंसलर जो होता है उसका ये कर्तव्य होता है कि वह जो क्लाइंट है उससे जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही हैं, मिल रही हैं, उसको अपना सेल्फ तक ही जो है सीमित रखे, यानी कि वो किसी को बताए नहीं। काउंसलर जो होता है वो क्लाइंट के जब संपर्क में आता है, उससे जो प्राप्त जानकारी को किसी अदर व्यक्ति या जो उसके अदर जो अभिकरण हैं, जैसे कि पेरेंट्स हैं या फैमिली है या डॉक्टर है या समाज के अभिकरण हैं, कोई भी हो सकता है, तो उसके सम्मुख तब तक ना बताए जब तक कि वो जो क्लाइंट है या काउंसलर जो उसके पास आया है वो उसकी परमिशन दे ना दे कि हाँ आप बता सकते हो। तब तक वो उसमें गोपनीयता रखे या सीक्रेट रखे उस चीज़ को, और प्राइवेसी रखे। नेक्स्ट है डिसीजन विद कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि जो काउंसलर है, इसको हिंदी में कहेंगे एक सक्षम व्यक्ति से विचार विमर्श। जो काउंसलर है उसके पास यह राइट होता है कि वह अपने क्लाइंट या काउंसली जो भी है उसके संबंध में कैरियर के रूप से या वृत्तिक रूप से एक जो सक्षम व्यक्ति से विचार विमर्श करे। यह विचार विमर्श जो होता है वो वृत्तिक परिवेश में तभी आयोजित किया जाए जब काउंसलर के मतलब वेलफेयर के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो या आवश्यक हो। ठीक, इसके बाद आते हैं गिविंग नॉलेज अबाउट रियल सिचुएशन, यानी कि जो काउंसलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस सीक्वेंस में एक्सेप्शन या अपवाद की जब सिचुएशन की स्थिति आवश्यक हो तो काउंसलिंग से पहले, यानी कि बिफोर काउंसलिंग, या उस समय जब एक जनरल प्रोसेस से आपको काउंसलर को हटना हो, तो सेवार्थी को या क्लाइंट को इस सिचुएशन से उसको अवगत करा दिया जाए कि अब वो उससे नहीं मिल पाएगा या अदर जो उसके वर्कर्स हैं वो उसके साथ काम करेंगे, तो पहले से उसको बता दिया जाए। नेक्स्ट इस इथिक प्रिंसिपल है नॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेजर्स, यानी कि आपातकालीन उपायों की जानकारी। जब काउंसलर के सामने ऐसी सिचुएशन मतलब आ जाए कि किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी अदर व्यक्ति को उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना आवश्यक हो गया हो, या प्रॉब्लम से उसे एंड अदर व्यक्तियों को क्लियर एंड तुरंत खतरे की संभावना हो, ऐसे में परामर्शदाता या काउंसलर से यह अपेक्षित है कि वह एक उचित जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति हो या अधिकारी हो, इस फैक्ट की, इस तथ्य की सूचना दे, इन्फॉर्मेशन दे, या ऐसे आपत्तिकालीन उपाय करे जिनकी कि ऐसी इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट है वो करे जिनकी उस सिचुएशन में आवश्यकता हो। इसके बाद आते हैं डिसीजन पावर, यानी कि निर्णय शक्ति। जब परामर्शदाता अंतर्वृत्तिक कार्यकर्ताओं को परामर्श से प्राप्त जानकारी प्रदान करता है, जो कि अपने विवेक एवं इसको कह सकते हैं अच्छी निर्णयात्मकता का उपयोग करता है, उसका निर्णय इंफॉर्मेशन प्राप्त करने वाले के कैरेक्टर, ट्रेनिंग तथा जो भी उसको प्राप्त इन्फॉर्मेशन है उसको समझ सकने एवं क्लाइंट के लिए उसका अच्छे ढंग से यूज़ कर सकने की पावर पर बेस्ड होता है। काउंसलर अदर वृत्तिक जो वर्कर्स हैं उससे भी ऐसी एक्सपेक्टेशन रखता है कि उसके द्वारा जो इंफॉर्मेशन प्रदान की गई है उसको बाहर लाने में, प्रकट करने में वैसे ही विवेक की, वैसे ही इंटेलिजेंसी की एवं डिसीजन का प्रयोग वो भी करेंगे। अब आते हैं साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इथिकल प्रिंसिपल ऐसे है कि जैसे काउंसलर जो साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जैसे डायग्नोसिस है, क्वालिफिकेशन है, या जो टेस्ट रिज़ल्ट होते हैं एवं जो स्कूली कम्युलेटिव रिकॉर्ड होते हैं या अदर्स जो डेटा होते हैं, उनको इंटरप्रेट जो है वो इस प्रकार से करता है कि जो क्लाइंट और उसके जो पेरेंट्स होते हैं दोनों के लिए
क्रिएटिव हों या रचनात्मक हों। काउंसलर जो होता है वो एक तरह से जो नियम होते हैं या कानून जो बने हैं उनकी लिमिटेशन में इस एनालिसिस का ना तो एक साइड ही है और ना ही किसी आवृत्तिक जो वर्कर है उसको स्कूल जो जिसको कहेंगे अभिलेख होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, उनको देखने की परमिशन दे सकता है, जब तक कि उसने वो डेटा की जो प्रोफेशनल इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार सुरक्षित ना कर रखा हो। मतलब ऐसे नहीं कर सकते हैं किसी को इंटरप्रिटेट किसी की इंफॉर्मेशन को जब तक कि उसने इसकी परमिशन ना ली हो कि हाँ इसका जो डेटा है, इसका जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है, हम उसको इंटरप्रिटेट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए उसको परमिशन लेनी चाहिए। ये एथिक प्रिंसिपल है एक काउंसलर का। यूटिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, काउंसलिंग इंटरव्यू, नोट्स, टेस्ट की जो इंटरप्रिटेशन होती है, एक्सेट्रा काउंसलर के जो पर्सनल यूज़ के होते हैं, ये स्कूल के कैमुलेटिव का पार्ट नहीं होते हैं। मतलब ये हमेशा जानना चाहिए कि किस लिए कैमुलेटिव रिकॉर्ड होते हैं, यानी कि किस लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि काउंसलिंग में जो है वो जो इंटरव्यू होता है या जो कोई नोट्स होते हैं या टेस्ट को जो इंटरप्रिटेट करते हैं, तो ये कोई भी काउंसलर है, कोई भी परामर्शदाता है, वो उसके पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, ना कि जो स्कूल है ये उसका भाग नहीं होते हैं। ये हमेशा याद रखे काउंसलर। नोइंग अबाउट रिस्पॉन्सिबल सिचुएशंस, यानी कि जो उत्तरदायी स्थितियों का पता लगाना। इसमें है कि जो काउंसलर है उसको जब कभी जो काउंसलिंग रिलेटेड के द्वारा ऐसी सिचुएशन का पता लगता है जो उसके स्कूल के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आने वाले अदर्स लोगों को के लिए हार्मफुल है या हानि पहुंचा सकती हैं, तो उन्हें वो उपयुक्त जिम्मेदार अधिकारी को क्लाइंट का परिचय गोपनीय रखने हेतु क्या करता है, इन्फॉर्म करता है। इसका मतलब ये है। गिविंग रेफरेंसेस का मतलब है कि जो काउंसलर है वो जब भी आवश्यकता पड़े तो आवश्यकता पड़ने पर क्लाइंट को पूरी तरह से क्वालिफाइड व्यक्ति या अभिकरण को रेफरेंसेस करता है या संदर्भित करता है, परंतु बट वो ऐसा वो सही माध्यम से या मतलब पेरेंट्स जब उसकी परमिशन दें, यानी कि जब पेरेंट्स स्वीकृत दें उससे ही करता है। सुझाए गए व्यक्ति या अभिकरण के पास जाने से यदि क्लाइंट या पेरेंट्स मान लीजिए सहमत नहीं होते हैं तो परामर्शदाता या काउंसलर काउंसलिंग संबंधों को जारी रखने के लिए क्या है, बाइंड अप या कमिटमेंट नहीं है, प्रतिबद्ध नहीं है कि वो ऐसा करेगा। ठीक, इन इथिकल जो प्रिंसिपल्स हैं इनको काउंसलर को ध्यान में रखना चाहिए। अक्षमता का प्रदर्शन, शोविंग इनकैपेबिलिटी, इसका मतलब है कि जो काउंसलर है वो क्लाइंट की जो अपेक्षित योग्यता है, उसकी जो एबिलिटी है, उसके अभाव या फिर जो भी उसकी पर्सनल वीकनेस है उसके कारण उनको कैरियर की जो हेल्प है या वृत्तिक जो सहायता है नहीं प्रदान कर सकता है, तो वह काउंसलिंग के वर्क की जो स्टार्टिंग है वो करने से मना कर सकता है या चल रहे काउंसलिंग रिलेशन को समाप्त भी कर सकता है। ये चीज़ समझ में आई। इसका मतलब ये है कि परामर्शदाता या काउंसलर जो क्लाइंट की योग्यता है उसके अभाव में अगर उसको मान लीजिए कोई क्लाइंट आया और वो कह रहा कि भाई हम तो इस कैरियर में जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी एबिलिटी नहीं है वो है और उसकी कुछ पर्सनल वीकनेस भी है उस चीज़ को लेकर के, तो अगर वो चाहे काउंसलर तो वो उस काउंसलिंग में उसको स्टार्टिंग करने से भी मना कर सकता है कि भाई हम नहीं काउंसलिंग कर पाएंगे, और या फिर जो भी अभी तक काउंसलिंग हुई है यानी कि जो भी कम्युनिकेशन उनके बीच में हुआ है काउंसलर और क्लाइंट के बीच में उसको एंडिंग में किया जा सकती है, उसको ख़त्म भी किया जा सकता है, उसको समाप्त भी किया जा सकता है।
नेक्स्ट एंड लास्ट है कांटेक्ट विथ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विभिन्न संगठनों से संपर्क। जो क्लाइंट है, उसके पेरेंट्स हैं एंड जो अदर रिलेटेड पर्सन्स हैं, उनके साथ काउंसलिंग रिलेशन एवं कम्युनिकेशन या डिस्कशन के दौरान काउंसलर एक मतलब व्यवस्थित जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है तथा जो इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो कैरियर वाले पर्सन्स हैं, उनकी क्रिटिसाइज उनको नहीं करता है, मतलब उनकी बुराई नहीं करता है कि उनके बारे में वो नहीं करना चाहिए, या उसका ये इथिकल प्रिंसिपल है कि वो उसको कोई भी आलोचना कोई भी क्रिटिसिज्म उनकी नहीं करेगा। तो ये थी उसके इथिकल प्रिंसिपल्स फॉर काउंसलर की, जो काउंसलर के लिए नैतिक सिद्धांत क्या होने चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलर कि एक काउंसलर में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो ये भी जो विशेषताएं हैं या जो परामर्शदाता है उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो जो रॉयबर थे उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ मेरिट्स बताए हैं कि जो काउंसलर एक अच्छे काउंसलर में होने चाहिए। तो सबसे पहले इसमें है कि क्या होना चाहिए काउंसलर में, एक गुण लीडरशिप होनी चाहिए। लीडरशिप का मतलब है कि जैसे जो काउंसलर है उसके अंदर अदर पर्सन्स को प्रभावित करने का, उनको तथा नेतृत्व करने की योग्यता का होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि अगर ये काउंसलर है, अगर उसके अंदर लीडरशिप का गुण नहीं है, तो किसी को अपनी बात सुनने या मानने के लिए कैसे उसको मना सकता है। उसके अंदर अदर व्यक्तियों की हेल्प करना तथा सहयोग करने की भावना भी, फीलिंग्स भी उसके अंदर होनी चाहिए। भाई तभी तो काउंसलिंग करेगा जब उसके अंदर ये फीलिंग हो कि भाई सामने वाला प्रॉब्लम में है, सामने वाले कोई प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, उसको सोल्यूशन मिल जाए, कोई वो अपने जीवन में फिर से सही से सेटल हो जाए, तभी तो वो कर पाएगा। तो लीडरशिप की जो एक गुण है वो उसके अंदर होना चाहिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन दर्शन। काउंसलर में जो है वो हेल्दी उसकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। नागरिकता का जो फीलिंग है, समावेश है तथा जो एक वैल्यूज़ हैं, एक ह्यूमन वैल्यूज़, उनका अरेंजमेंट और एक अच्छे उसके आचरण होने चाहिए, इंटरेस्ट अच्छे होने चाहिए, सुंदरता का सौंदर्य बोध उसको होना चाहिए। ह्यूमन नेचर जो किस तरीके का होते हैं या डिफरेंट तरीके के नेचर ह्यूमन का होता है, कोई किसी तरह का है, कोई किसी तरह का, डिफरेंट ह्यूमन नेचर होते हैं। तो इस पे भी आस्था होनी चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए कि नहीं हर व्यक्ति एक जैसा ही होता है। तो जो भी जैसा नेचर है, जैसी भी प्रकृति ईश्वर ने बनाई है, उस पे उसकी आस्था उस काउंसलर की होनी चाहिए। ऐसा गुण होना चाहिए काउंसलर में। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि पारस्परिक संबंध। एक जो काउंसलर है उसमें अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए उसके अंदर मतलब अच्छे गुण होने चाहिए। जैसे अपनी विचारधारा की अपेक्षा दूसरे के दृष्टिकोण के प्रति सहजता रखना, दूसरे की जो नीड्स हैं उनको अटेंशन देना, व्यक्ति को समझना, उसको एक्सेप्ट करना, व्यक्ति के अपने पर ध्यान रखना, है ना। सामाजिक, जैसे सामाजिक सेंसिटाइजेशन होता है या सामाजिक सोशल सेंसिटाइजेशन या सामाजिक संवेदनशीलता होती है, हॉनेस्टी है, डिवोशन है, और व्यक्तियों में जैसे एक मिलने जुलने की जो एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, व्यक्तियों में इंटरेस्ट रखना है, पेशेंस रखना है ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, ये सब चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए ताकि पारस्परिक जो संबंध है वो निकट आए उस व्यक्ति से। ठीक, ये गुण होना चाहिए। इसके बाद आते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, यानी कि शैक्षिक पृष्ठभूमि तथा शैक्षिक योग्यता। जो काउंसलर है उसमें इंटेलिजेंसी, उच्च परिष्कृति और सोशल इंटरेस्ट और वर्क कैपेबिलिटी,
ये सब चीज़ों के प्रति उसका जो झुकाव या जो फैक्ट्स है उनके प्रति रिस्पेक्ट, सोशल जो हमारा जो कल्चर है, और एक जो एक बिहेवियल जो डिसीज़न होता है या जो जनरल इंटेलिजेंसी का गुण है, ये सब चीज़ों का होना उसका बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर ये गुण होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हेल्थ एंड पर्सनल अपीयरेंस, यानी कि स्वास्थ्य और बाह्य व्यक्तित्व। इसका मतलब है कि ये जो काउंसलर है उसके हेल्थ के माध्यम से उसके जो एक्सटर्नल जो पर्सनालिटी है उसका पता लगाया जा सकता है। यानी कि जैसे बाहरी जो व्यक्तित्व होता है तो उससे अगर हम भाई अगर फिजिकल कोई फिट है अच्छा है तो हम लोग सोचते हैं अरे ये हेल्दी है, सही है, हेल्दी माइंड है इसका, या व्यक्ति स्वस्थ है। ऐसे ही जब बातचीत करते हैं तो उसके स्वास्थ्य के माध्यम से हम उसके पर्सनालिटी का, उसके बाह्य पर्सनालिटी का पता लगा सकते हैं। तो जो काउंसलर है उसको वो मध्यभाषी हो, हेल्थ मतलब अच्छी हो, और थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी हो कि जिससे कि थोड़ा सा अट्रैक्शन हो, और साफ़ सुथरा हो, मतलब रहता हो। इसके अतिरिक्त क्या हो कि उसका जो बिहेवियर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे कि अन्य जो अदर जो पर्सन्स है या अदर्स जो व्यक्ति हैं वो उसकी हंसी उड़ाएं कि ये कैसा काउंसलर है ये, ठीक है, ये क्या हमारी काउंसलिंग करेगा, ये हमारी क्या प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। तो ये सब होना चाहिए। व्यक्तिगत समायोजन यानी कि पर्सनल एडजस्टमेंट, यानी कि जो एडजस्टमेंट की जो कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है उसकी इम्पोर्टेंस की फीलिंग, स्वयं की कमियों की जो क्या वीकनेस है, अपनी सेल्फ वीकनेस है उसकी नॉलेज हो, और फ्लेक्सिबिलिटी हो उसके, और थोड़ा हंसमुख हो, है ना, पूर्व अनुभवों से जो प्री एक्सपीरियंस से लाभ उठाने की योग्यता हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ जो कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस हो, है ना, स्वयं की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके निराकरण के लिए एक विवेक युक्त उसके पास फिलॉसफी हो, एवं स्वयं के बारे में सेल्फ नॉलेज भी हो। यदि कोई क्लाइंट काउंसलर की बात का मान लीजिए अलग अर्थ लगा लेता है तो उसे सहिष्णुता के साथ क्लियर कर सकने की जो क्षमता है वो उसके अंदर व्यक्तिगत समायोजन के अंतर्गत शामिल की जाती है। ठीक, तो अब समझ में आ गया होगा पर्सनल एडजस्टमेंट। अब इसके बाद आते हैं वृत्ति के प्रति समर्पित होना, यानी कि प्रोफेशनल डेडिकेशन। तो जो प्रोफेशन है उसका, उसने क्योंकि काउंसलर ने अपना प्रोफेशन ही ये अपनाया है कि वो काउंसलिंग करेगा, तो व्यक्ति की जो व्यू ऑफ पॉइंट है, कैरियर व्यू ऑफ पॉइंट है, तो वो मोटिवेशन, कैरियर जो इथिकल है उसके प्रति एक डेप्थ फीलिंग्स हो, और जो फीलिंग एजुकेशन के कार्य के लिए वो डिवोशन व जो एक क्यूरियोसिटी होती है, या जो कैरियर डेवलपमेंट होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक निर्धारित समय के अलावा भी कार्य करने की इच्छा हो। ये नहीं कि इतने के लिए कहा हो तो हम इतने ही करेंगे, ठीक है। गाइडेंस वर्क में इंटरेस्ट लेना तथा काउंसलर को सहायता प्रदान करने वाले जो संबंध के रूप में काम करना, मतलब उसको ये करना है कि ऐसी फीलिंग्स होना, ऐसे अपने प्रोफेशन के प्रति डेडिकेशन होना, समर्पित होना कि उसको ये लगे कि हम किसी की ये अपना काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं जीवन जीने के लिए, ताकि वो अच्छा जीवन जी सके और अच्छा काम कर सके। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलर की, एक काउंसलर को कैसा होना चाहिए, क्या गुण होते हैं उसके अंदर। अब हम आपको बताते हैं क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ काउंसलर। निर्देशन अगर देखा जाए तो जो गाइडेंस एंड जो काउंसलिंग है उसमें जो भी संलग्न संयुक्त राज्य अमेरिका की जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो काउंसलर्स थे उनके लिए एक जो वाकई क्या होना चाहिए, कैसे काउंसलर की कौन सी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन सा उसको किन चीज़ों में उनको ट्रेन होना चाहिए, इसका एक फॉर्मेट बनाया था, स्टैंडर्ड की क्या होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने बनाया जिसमें कि ये चीज़ कही गई कि 3 चीज़ें पे वो क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके डिसाइड किए गए, जिसमें था कि क्या एजुकेशन हो, और क्या एक्सपीरियंस हो, और क्या पर्सनल कैपेबिलिटी हो।
तो हम सबसे पहले बताते हैं एजुकेशन में क्या है कि उन्होंने दो तरह की एजुकेशन बताई, एक बताई जनरल एजुकेशन और दूसरी बताई प्रोफेशनल एजुकेशन। जनरल में उन्होंने कहा कि भाई जो काउंसलर है उसको मतलब जनरल एजुकेशन में किसी भी एक जो मतलब सही जो संस्था हो उसमें वो ग्रेजुएशन हो, और साथ ही साथ क्या हो कि जो भी कोई भी स्टेट हो जिसने भी कोई निर्धारित योग्यताएं के अनुसार जो निर्धारित किए कि योग्यता होनी चाहिए, उसमें उसका प्रशिक्षित प्रमाण पत्र उस शिक्षक के पास होना चाहिए। अब दूसरी एजुकेशन उन्होंने बताई प्रोफेशनल एजुकेशन, यानी कि जो काउंसलर है उसको व्यवसाय शिक्षा के अंतर्गत निर्देशन के या गाइडेंस के महत्वपूर्ण जो स्टूडेंट्स हैं उन पर एक ब्रॉड स्टडी से युक्त उपाधि प्राप्त करनी चाहिए, जो कम से कम पीजी उपाधि के बराबर अवश्य हो। इस उपाधि से पहले काउंसलर के लिए गाइडेंस वर्क के जो प्रिंसिपल हैं एवं जो बिहेवियर से रिलेटेड जो बेसिक करिकुलम है उसका अध्ययन करना ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि कुछ जो ट्रेंड चीज़ें हैं उनमें कोर एरियाज ऑफ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, जैसे प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, पता होगा कैसे काउंसलिंग की जाती है, व्यक्ति को कैसे समझा जाता है, और शैक्षिक एवं जैसे एजुकेशनल और ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम, यानी कि निर्देशन कार्यक्रम के जो प्रशासकीय संबंध होते हैं वो भी पता होने चाहिए, और टेस्ट वगैरह जो रिसर्च एंड इवेल्युएशन प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग। तो जो काउंसलर है उसको कैसे शोध किया जाता है, कौन से टेस्ट यूज किए जाते हैं, ये सब पता होना चाहिए। हेल्पिंग जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे साइको है, सोशोलॉजी है और इकोनॉमिक्स है, इन सब चीज़ों का भी थोड़ा सा अध्ययन उसको करना चाहिए। साथ ही साथ अब आते हैं एक्सपीरियंस में। उन्होंने कहा कि कम से कम 3 वर्ष के अध्यापन या परामर्श का उसको अनुभव होना चाहिए काउंसलर को। विद्यालय के जो काम वो करता है उसके अलावा भी अदर फील्ड में या कुछ फील्ड्स में उसको 1 वर्ष का कैमुलेटिव वर्क का अनुभव या एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए, तथा साथ ही 3 या 6 महीने तक किसी के निरीक्षण में, मतलब किसी के ऑब्जर्वेशन के में, किसी के अंडर में उसने काम किया हो, ऐसा होना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस की बात हो गई। अब पर्सनल कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए। पर्सनल कैपेबिलिटी उन्होंने कहा कि जैसे स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड है, विद्वता की क्षमता, यानी कि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड हो, इंटरेस्ट हो, एक्टिविटीज़ हो, पर्सनालिटी फैक्टर्स के बारे में जानकारी हो, है ना। तो उन्होंने ये सब चीज़ें बताई कि एक जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए इसमें। तो आई थिंक आपको ये काउंसलर का जो भी पार्ट था उसके बारे में कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या एथिकल प्रिंसिपल होते हैं, कैसा होता है काउंसलर, किसको कहेंगे, क्या क्वालिफिकेशन होती है, ये सब क्लियर हो गया होगा। आई होप सबको समझ गए होंगे, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आती है तो आप मुझे इसमें क्वेरी भेज सकते हैं, क्वेश्चन मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके, बाय बाय।